अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, आप सबको मेरी वॉइस आ रही है? वालेकुम सलाम जी से आ रही है। सना, आपके बाकी के फ्रेंड कहाँ हैं? शानज़ा और मैमूना, निम्रा। सो अभी तो क्लास ले रही थी, फिर पता नहीं ज्वाइन करेंगी वो भी। ओके। ओके, तो सब मुझे ये काइंडली बता दें कि आपने रिएक्ट नेटिव में अभी तक क्या लर्न किया है और क्या-क्या चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रही रिएक्ट नेटिव में? वालेकुम सलाम। स्टार्ट करें फिर या अभी वेट करना है? स्टार्ट। ओके। तो आप सब लोगों के पास जो है वो रिएक्ट नेटिव का सेटअप अवेलेबल है? जी सर। कि तो कौन सा इनके अपने लाइब्रेरी को यूज़ किया या फ्रेमवर्क को यूज़ किया? ओके। तो CLI वाला मेथड यूज़ नहीं किया? ओके, तो उसका आइडिया है कैसे करते हैं? हाँ सर, नहीं आइडिया उसका। ओके, तो उसके लिए बेसिकली आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने सिस्टम में एंड्रॉयड स्टूडियो, और उसके साथ साथ जो है आपको एमुलेटर सेटअप करना पड़ेगा, JDK डाउनलोड करना होगा, और इन दोनों के पाथ्स जो हैं आपको अपने सिस्टम इन्वायरमेंट वेरिएबल में ऐड करने होंगे। तो जैसे आप इनके पाथ ऐड कर दोगे, उसके बाद आपको यानी कि मिल जाएगा। और इसकी जो क्रिएट करने की कमांड है, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। तो रिएक्ट नेटिव की वेबसाइट पर हम आएंगे। यहाँ पे आपको सेटअप इन्वायरमेंट मिल जाएगा। सबसे पहले तो आपको ये नोड और JDK इंस्टॉल करना है। अगर आपके पास कोको वाला पैकेज जो है इंस्टॉल्ड है विंडोज़ में, तो आप डायरेक्टली यानी कि इस कमांड को यूज़ करते हुए CMD में इंस्टॉल कर सकते हो। अदरवाइज आपको जो है मैनुअली इंस्टॉल करना पड़ेगा Node.js और JDK को। तो Node.js के लिए आपको जो है Node.js वेबसाइट पे जाना होगा, nodejs.org पे जाना होगा। आप यहाँ से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। और JDK के लिए आपको ओपन JDK वेबसाइट है, तो आपको यहाँ से इसकी डाउनलोडेबल फाइल जो है वो मिलेगी। तो यहाँ पे आपको तमाम वर्जन्स मिल रहे हैं।
जो भी आपको डाउनलोड करना हो आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अभी वहाँ पे आपको ना समझ में आए तो आप जावा की जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आ सकते हैं, तो यहाँ पे भी आपको वर्जन मिल जाएगा। ओके, तो आपने सबसे ख्याल ये रखना है कि 23 वाला वर्जन डाउनलोड नहीं करना आपने। आपने डाउनलोड करना है 20 से नीचे वाला वर्जन, यानी कि ये 21 है, इससे नीचे जो वर्जन है यानी कि मैक्सिमम आपका 20 वर्जन होना चाहिए। आपको बाकी के वर्जन भी मिल जाएंगे। तो ये नीचे से स्क्रॉल करेंगे आप तो आपको बाकी का वर्जन भी मिल जाएंगे। 17 वाला आप इंस्टॉल कर सकते हो, लेकिन 17 से नीचे नहीं इंस्टॉल, यानी कि 17 से लेके 20 तक आपने अपने जेडीके इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पे विंडोज़ की फाइल पे ओपन करोगे और इनमें से तीनों सेटअप में से आप किसी भी फाइल को डाउनलोड कर सकते हो। पहला आपके पास जिप फाइल है, तो जिप फाइल इंस्टॉल करो, डाउनलोड करोगे और उसको आपने एक्सट्रैक्ट करना होगा विंडोज़ की सी ड्राइव के अंदर, और फिर उसका जो बिन फोल्डर तक का पाथ है वो आपने सिस्टम इन्वायरमेंट वेरिएबल में ऐड करना होगा। इसके साथ साथ अगर आप इंस्टॉलर फाइल डाउनलोड करना चाहते हो कि आपको सिस्टम के अंदर जो है वो पाथ ऐड ना करना पड़े, वो ऑटोमेटिकली हो जाए, तो उसके लिए आप ये एक्जी वाली फाइल डाउनलोड कर सकते हो, और इसके साथ साथ जो है MSI वाली फाइल दोनों डाउनलोड कर सकते हो। तो ये आप पे डिपेंड करता है आपने कौन सा यूज़ करना है। तो आपने ये चीज़ नोट रखनी है कि आपने विंडोज़ वाला जो है वही सिलेक्ट करना है, बाकी मैक ओएस और लिनक्स नहीं सिलेक्ट करना अगर आपके पास मैक ओएस और लिनक्स जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हो तो विंडोज़ ही आपने सिलेक्ट करना है। इसके अलावा जो है आपको एंड्रॉयड एसडीके चाहिए, तो एंड्रॉयड एसडीके के लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा एंड्रॉयड स्टूडियो। अब यहाँ पे दो मेजर डिफरेंस होते हैं। या तो आप कंप्लीट एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड करो, यानी कि आप फुल जो उसका पैकेज होता है वो आप डाउनलोड करो, जितना भी यानी कि उसका सेटअप है वो आप यहाँ से विद इन 1 क्लिक जो है ये 2 और 3 GB का सेटअप होता है टोटल, तो ये आप डाउनलोड कर सकते हो यहाँ पे। इसके अलावा जो है अगर आप ये नहीं डाउनलोड करना चाहते तो आपको एक एसडीके टूल मिलेगा, कमांड लाइन टूल मिलेगा। आप सिर्फ 150 MB का सेटअप भी डाउनलोड कर सकते हो, और इसके लिए भी आपको सेम वही करना पड़ेगा कि इसका बिन फोल्डर का जो पाथ है वो आपको सिस्टम इन्वायरमेंट वेरिएबल में ऐड करना है, और आपने विंडोज़ प्लेटफॉर्म ही चूज़ करना है। और जैसे आप उसमें सिस्टम में इंस्टॉल कर देंगे उसके बाद आपको ये एक्सेसिबल होगा। तो जब ये तीनों 3-4 सेटअप आप कर लेंगे उसके बाद आपने अपना प्रोजेक्ट फाइल क्रिएट करना है। तो आपको यहाँ पे रिएक्ट नेटिव की कमांड मिल जाएगी। कि तो बेसिकली जो कमांड है वो सबको स्क्रीन शो हो रही है ना? यस सर, हो रही है। जी हो रहा है रिकॉर्ड। तो इसकी जो कमांड है, एक सेकेंड रुके मैं लिस्ट में चेक कर रहा हूँ। ओके, तो ये आपको कमांड मिल जाएगी, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ अगर किसी को विजिबल हो रही है। तो ये बेसिकली आपने सूडो ऐड नहीं करना स्टार्ट में, आपने जस्ट npx @direct native community /cli @latest
और इनिशियलाइज करना है, और उसके बाद आपने फ़ोल्डर का नेम देना है जो आप क्रिएट करना चाहते हो, प्रोजेक्ट का जो नेम है वो आप दोगे। तो ये आपकी बेसिकली रिएक्ट नेटिव की कमांड है, जो जैसे आप इसको इंटर प्रेस करोगे, आपके पास जो आपने फ़ोल्डर सेटअप किया होगा उसके अकॉर्डिंग यानी कि आपके पास फाइल्स बनना स्टार्ट हो जाएँगी। यहाँ पे आपको जो है एंड्रॉयड और आईओएस दोनों का सेटअप मिल जाएगा। इसके थ्रू आप यानी कि क्रॉस प्लेटफ़ॉर्म जो है दोनों पैकेजेस जो है एक्सेस कर लोगे। अभी आपने यानी कि ये फ़ाइल जो है वो ऐड की है, यानी कि फ़ाइल डाउनलोड की है। इसमें जितना भी ऑप्शन आ रहा होगा आपके पास, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इसको करें, हम एक न्यू फ़ोल्डर बना लेते हैं। तो सूडो जो है वो मैंने अपने लिए ऐड किया है, क्योंकि मैक ओएस पे जो है सूडो ऐड करना लाज़मी होता है, तो विंडोज़ यूज़र के लिए नहीं होगा। तो यहाँ पे मैंने जैसी कमांड दी npx वाली और अपना प्रॉपर फ़ोल्डर का नेम लिखा, डेमो प्रोजेक्ट। अब मैं अगर इस पे इंटर प्रेस करता हूँ, तो आप देख सकते हो ये पासवर्ड भी आपके पास नहीं शो होगा। तो यहाँ पे you can add demo project is not a valid name, प्लीज वैलिडेट नेम। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे हाइफन ऐड नहीं करना अपने प्रोजेक्ट नेम के अंदर। तो इसके लिए हम अपना हाइफन जो है रिमूव कर देते हैं और नेम जो है कैपिटल लेटर में स्टार्ट करते हैं, डेमो प्रोजेक्ट। तो अब आप देख सकते हो आपका जो है डाउनलोडिंग वाला टेम्पलेट जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। कॉपी टेम्पलेट, प्रोसेसिंग, इंस्टॉलेशन, डिपेंडेंसीज। तो यहाँ पे आपके प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक कुछ चीज़ें वो रिक्वायर्ड करेगा, जैसे कि जेडीके के बारे में पूछेगा, और कोकोपोड बेसिकली आईओएस एप्लीकेशन के लिए होता है, जैसे हम नोट जीएस यूज़ करते हैं वेब के लिए, और इसी तरह हम कोकोपोड और रूबी यूज़ करते हैं आईओएस के लिए, और ग्रेडल हम यूज़ करते हैं उसके लिए, ग्रेडल और जेडीके हम यूज़ करते हैं एंड्रॉयड के लिए। तो ये डिफरेंट पैकेज मैनेजर्स हैं हमारे पास, जो हमारी एप्लीकेशन को सेटअप करने में हेल्प करते हैं। तो ये आपने नोट रखना है, क्योंकि आप विंडोज़ पे इंस्टॉल कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको आईओएस के लिए ज़्यादा कॉन्फ़िगरेशन के बारे में ज़रूरत नहीं आएगी, क्योंकि आईओएस के लिए आपको स्पेसिफिक जो है मैक का लैपटॉप या फिर कंप्यूटर का होना ज़रूरी होता है। तो जैसे कि अभी मुझसे पूछा, डू यू वांट टू इंस्टॉल कोकोपोड, तो अगर मैंने इंस्टॉल करना है तो मैं इसको येस पे क्लिक करूँगा, तो अब ये रूबी जेम्स जो है वो इंस्टॉल करेगा, जिसके थ्रू वो कोकोपोड को जो है इजीली कॉन्फ़िगर कर पाएगा। तो क्योंकि आपके पास जो है मैक विंडोज़ का कंप्यूटर होगा, तो आपको वहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं रहेगा ये कोकोपोड को इंस्टॉल करना, क्योंकि आप रन ही नहीं कर सकते आईओएस की एप्लीकेशन विंडोज़ के ऊपर, अनलेस कि आपके पास जो है एक डिवाइस होनी चाहिए ज़रूरी, चाहे आपके पास लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, या आपके पास आईफोन हो। अगर आपके पास आईफोन है फिर भी आप यानी कि कोकोपोड को रन कर सकते हो अपनी फिजिकल डिवाइस के अंदर। तो हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं यहाँ पे प्रोजेक्ट सेटअप होने में। तो जब तक ये सेटअप हो रहा है तब तक हम बेसिक इंट्रोडक्शन कर लेते हैं रिएक्ट नेटिव का। तो आप मुझे क्या बता सकते हैं, आपको क्या आइडिया है रिएक्ट नेटिव के बारे में? एनी पर्सन जो बताना चाह रहा हो कि भाई रिएक्ट नेटिव का उसको क्या आइडिया। ये सब लोग हैं भी सही सेशन में कि नहीं है? आप सबको मेरी वॉइस आ रही है?
ये चीज करा रही है ये करा रही है। तो आप लोग आंसर क्यों नहीं कर रहे हो? सर आप बता दें इसका रिएक्ट का। नहीं, आप पढ़ रहे हो ना यूनिवर्सिटी में, मैं वही जानना चाह रहा हूँ आपके माइंड में क्या है, आपने कितना स्टडी कर लिया है, वो मैं पूछना चाह रहा हूँ। सर ने कंपोनेंट्स का बताया था कि फंक्शनल कंपोनेंट्स होते हैं, हुक्स का बताया था थोड़ा सा कि हुक्स भी यूज होती हैं इसमें, और स्टाइलिश बताए थे कि स्टाइल यूज करेंगे हम इनमें। नहीं, रिएक्ट नेटिव फ्रेमवर्क के बारे में नहीं बताया कि भी क्या होता है और इसको क्यों यूज करते हैं। सर मैंने थोड़ा सा मतलब उस टाइम मेरी आपके साथ क्लास होती तो स्टार्ट का लेक्चर नहीं लिया था। ओके, चलिए ठीक है, मैं बता देता हूँ। रिएक्ट नेटिव बेसिकली एक टाइप का फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क आपका एक लाइब्रेरीज पे डिपेंड करते हैं, यानी कि डिफरेंट टाइप्स की लाइब्रेरीज को कंबाइन करके एक फ्रेमवर्क डेवलप किया जाता है। यानी कि डिफरेंट फंक्शनैलिटीज को कॉन्फ़िगर करने के बाद एक फ्रेमवर्क बनाया जाता है जहाँ पे हमने स्पेसिफिक टास्क यानी कि कंप्लीट करना होता है। जैसे कि हम रिएक्ट नेटिव की बात करें, ये एक ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है जिसको फेसबुक ने डेवलप किया था, जिसका अब नाम है मेटा। और इसके लिए इसको हम यूज़ करते हैं मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए, जिसमें हम एंड्रॉयड और iOS दोनों की एप्लीकेशन जो है वो डेवलप कर सकते हैं विद द सिंगल कोड बेस। अब इसमें सिंगल कोड बेस का मतलब क्या होगा कि हमारा जो भी कोड है वो कंपाइल होगा एक सिंगल लैंग्वेज के ऊपर, यानी कि जावास्क्रिप्ट के ऊपर, और उसके बाद वो जो लैंग्वेज है वो फर्दर कंपाइल्ड होगी प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक कोड के ऊपर। जैसे कि अगर हम बात करें रिएक्ट नेटिव की, तो रिएक्ट नेटिव हमारे पास जो फ्रेमवर्क है उसमें हम एक एक्सटेंशन यूज करते हैं JSX की। JSX यानी कि जावास्क्रिप्ट एक्सटेंशन है जिसके थ्रू हम कोड लिखते हैं। अब वो जो कोड है वो हमारा कंपाइल्ड होगा इसमें जावास्क्रिप्ट में। जैसे ही वो जावास्क्रिप्ट के अंदर कोड कंपाइल होगा, अब वहां पे हमारे पास एक और मिडलवेयर ब्रिज होगा, जिस ब्रिज के थ्रू हम एंड्रॉयड और iOS के कोड के अंदर कंपाइल करेंगे। यानी कि हमारा जो जावास्क्रिप्ट कोड है, अगर हम वो एंड्रॉयड के ऊपर एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं तो वहां पे हमारा जो कोड है वो उसके नेटिव कोड के अंदर, यानी कि एंड्रॉयड की एप्लीकेशन के लिए हमें जावास्क्रिप्ट जावा या कोटलिन लैंग्वेज चाहिए होती है, और iOS के लिए हमें स्विफ्ट और ऑब्जेक्ट सी लैंग्वेज चाहिए होती है। यानी कि अगर हमने एप्लीकेशन डेवलप करनी है एंड्रॉयड की, तो उसमें दो लैंग्वेजेस जो हैं वो प्रेफर्ड हैं, एक है जावा, एक है हमारे पास कॉटलिन। अगर हम iOS की एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं तो वहां पे हमें स्विफ्ट और ऑब्जेक्ट सी, यानी कि ये दो लैंग्वेजेस चाहिए। तो हमारा जो जावास्क्रिप्ट का कोड है वो एक ब्रिज के थ्रू कंपाइल्ड होगा किसमें, नेटिव कोड के अंदर। तो जैसे वो नेटिव कोड में कंपाइल होगा तो वहां पे वो एप्लीकेशन जो है उस प्लेटफॉर्म पे रन होना स्टार्ट हो जाएगी। तो हमारे पास जो इस तरह यानी कि मिडल वेयर एक ब्रिज है जिसके थ्रू हमारा जावास्क्रिप्ट कोड है उस प्लेटफॉर्म पे रन होता है। इसके जो की फीचर्स हैं, यानी कि आप क्रॉस प्लेटफॉर्म डेवलप कर सकते हो, यानी कि आप एक ही कोड से यानी कि अगर आप जावास्क्रिप्ट कोड लिख रहे हो उस सेम कोड से आप iOS और एंड्रॉयड दोनों का यानी कि डेवलप कर सकते हो एप्लीकेशन, और इससे जो है आपका टाइम भी बचेगा। नेटिव में क्योंकि हमें सेपरेट बनाना पड़ता है, फॉर एग्जांपल अगर हम नेटिव डेवलपमेंट करते हैं एंड्रॉयड में जावा के थ्रू, तो उसमें हमें क्या करना होगा, सबसे पहले जावा का कोड लिखना होगा या कोटलिन का कोड लिखना होगा जिससे हम एंड्रॉयड की एप्लीकेशन बनाएंगे। फिर हम एक और डेवलपर को हायर करेंगे जिसको स्विफ्ट आती होगी या ऑब्जेक्ट सी आती होगी, तो वो अपना जो है iOS की एप्लीकेशन डेवलप करेगा सेम यानी कि यूज केस के लिए। लेकिन रिएक्ट के अंदर क्या होगा, वो एक डेवलपर दोनों प्लेटफॉर्म की सिंगल कोड के जरिए जो है एप्लीकेशन डेवलप करेगा। इसमें नेटिव जो परफॉर्मेंस है, रिएक्ट नेटिव एप्स जो है वो ये वेब एप्स नहीं है। यानी कि अगर आप इसको समझो कि वेब एप्स नहीं है तो इसको हम अम, आपको यानी कि जो नेटिव कंपोनेंट्स हैं उसके अंदर यानी कि इसको डेवलप यानी कि आप रेंडर कर सकते हो। यानी कि वेब एप्स एज अ वेब ऐप यूज नहीं होती कि आप इसको वेब में भी ले जाओगे उसके बाद आप इसको मोबाइल ऐप और iOS के भी ले जाओगे, तो ऐसा नहीं होगा आपका रिएक्ट एप्स के अंदर। तो आपका जो परफॉर्मेंस है वो एक ब्रिज के थ्रू ही हैंडल होगी, यानी कि आपका ब्रिज है जावास्क्रिप्ट का जो प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक नेटिव कोड को रन करेगा। तो जो जितनी भी परफॉर्मेंस है वो आपकी डिपेंड करती है आपके ब्रिज के ऊपर।
अगर तो आपने मिनिमम से एप्लीकेशन लिखी है तो वो स्मूथली चलेगी। अगर आपने कोई कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन लिखी है तो वो फिर डिपेंड करती है कि आपका ब्रिज जो है वो कितना उसको हैंडल कर रहा है और आपकी परफॉर्मेंस कैसे आ रही है। तो वो जो नेटिव कोड की एप्लीकेशन है उससे तो इसकी परफॉर्मेंस जो है वो कम ही रहेगी हमेशा। ऐसा नहीं होगा कि वो आप उसको इंक्रीज कर पाओगे। तो ये आपके पास ड्रॉबैक यहाँ पर है। इसमें आपको जो फीचर मिलते हैं वो है लाइव रिलोड के। लाइव रिलोड का मतलब ये है कि जो जावास्क्रिप्ट है वो जस्ट इन टाइम जो है हमारे पास एक कंपाइलर यूज करती है, जिसकी मदद से आप कोई भी कोड लिखोगे वो इंस्टेंटली जो है वो कंपाइल्ड हो जाएगा आपके ब्राउजर के अंदर या आपके डिवाइस के ऊपर। तो उसी टाइम आप उसका प्रीव्यू देख सकते हो, जो भी आपने चीज़ें जो है वहाँ पे एडिट की हैं, आपने जो भी नेम किया उसके लिए आपको दोबारा से बिल्ड नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि नेटिव एप्लीकेशन जो है वो लाइव रिलोड जो है वो एक्टिव नहीं रखती, उनमें लाइव रिलोड का जो ऑप्शन नहीं अवेलेबल होता। आपको जब भी उस पर कुछ एडिट करना होता है तो आप उसको बिल्ड कर दो, एडिट करने के बाद उसको बिल्ड कर दो, फिर ही आपको फिजिकल डिवाइस के ऊपर प्रीव्यू शो होता है। तो वहाँ पे इतना यानी कि रिफ्रेश रेट आपको नहीं मिल रहा होता। और इसके अलावा जो रीयूजेबल कंपोनेंट्स हैं, आप इसका जो जितना भी यूआई रीयूजेबल कर सकते हो। आपने कोई भी कंपोनेंट बनाया एक फाइल के अंदर, आप उसको जितनी टाइम मर्जी चाहो उसको रीयूजेबल कर सकते हो। लेकिन जो आपका नेटिव कोड है उसमें आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि वो स्पेसिफिक एक फंक्शन के लिए लिखा जाता है। तो वहाँ पे आपको इतना ज़्यादा यानी कि 100% रीयूजेबल कोड नहीं मिलेगा जैसे आपको रिएक्ट नेटिव में मिल रहा है। और यहाँ पे आपको थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज और इकोसिस्टम भी मिलता है। जैसे कि अगर आपने मैप्स का फीचर यूज करना है तो आपको थर्ड पार्टी मैप्स मल्टीपल लाइब्रेरीज मिल जाएंगी जो कि आप इनबिल्ड कर सकते हो। कैमरा के लिए भी अगर आपने एक्सेस करना है तो वो भी आपको थर्ड पार्टी ही मिलेगा। एनिमेशन के लिए भी आपको अगर यूज करना है तो वो तमाम चीज़ें आपको थर्ड पार्टी में मिलेगा। नेटिव इसके अंदर ऐसे फीचर्स अवेलेबल नहीं है। यानी कि थर्ड पार्टी कंपनीज हैं जो कि ऐसी लाइब्रेरीज बनाती हैं जो कि एंड्रॉयड स्पेसिफिक मैप्स जैसे गूगल मैप्स हो गया, कैमरा हो गया, अगर आपने एक्सेस करना है, माइक्रोफोन एक्सेस करना है, आपका कोई भी फिंगरप्रिंट सेंसर जो है एक्सेस करना है, नोटिफिकेशन को एक्सेस करना है, तो उसके लिए नेटिव आपको नहीं मिलेगा रिएक्ट नेटिव के अंदर। यानी कि नेटिव कुछ भी एपीआईज वगैरह नहीं मिलती, आपको थर्ड पार्टी ही कॉन्फ़िगर करनी पड़ेगी। वो उसके लिए आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होंगे। प्रॉपर एक इकोसिस्टम बनाया गया है। हर कंपनी ने अपना अपना इकोसिस्टम बनाया जिसके थ्रू वो जो इन फीचर्स को एक्सेस करती। तो वहाँ पे आपको थर्ड पार्टी पे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। हॉट रिलोड है, हॉट रिलोड वही है यानी कि आपका जो भी न्यू फीचर आएगा, जो भी आप न्यू यानी कि इंजेक्शन कर रहे हो कोड में, कुछ भी आप उसमें ऐड कर रहे हो तो वो इंस्टेंटली जो है आप उसको हॉट रिलोड कर सकते हो। तो हमारा जो रिएक्ट नेटिव है वो कैसे वर्क करता है उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो हमारे पास एक जावास्क्रिप्ट कोर जो है वो कंपाइलर है, जेएस रन टाइम, जो बेसिकली एक इंजन है जो हमारे पास कोड स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक जो कोड है उसको कंपाइल करने में हेल्प करता है। इसमें हमारे पास एक ब्रिज आर्किटेक्चर अवेलेबल होता है, यानी कि जावास्क्रिप्ट जो कोड है उसको नेटिव मॉड्यूल्स के अंदर एनेबल और कम्युनिकेशन बिटवीन टू प्लेटफॉर्म्स यानी कि आपको प्रोवाइड करेगा। अगर आपने आईओएस के लिए करना है तो वही ब्रिज जो है उसको मैनेज करेगा तमाम आर्किटेक्चर को, कि आईओएस के अंदर नोटिफिकेशन को अगर एक्सेस करना है तो वो कैसे करेगा, अगर उसने एंड्रॉयड के अंदर एक्सेस करना है तो वो कैसे करेगा। और यहाँ पे नेटिव रेंडरिंग भी आपको मिल जाएगी। यानी कि अगर आपने आईओएस के लिए यूआई, क्योंकि आईओएस के अंदर आप देखते हो नॉच हमारी डिफरेंट होती है, एंड्रॉयड के अंदर नॉच डिफरेंट है। आईओएस के अंदर हमारे पास जो है डायनामिक आइलैंड अवेलेबल है, यानी कि न्यू नोटिफिकेशन सिस्टम वहाँ पर अवेलेबल है। एंड्रॉयड में नहीं है वहाँ पास अवेलेबल। वहाँ पे हमें जो एंड्रॉयड स्पेसिफिक नोटिफिकेशन सिस्टम है उसको हमें हैंडल करना पड़ता है। तो यहाँ पे आप अपना जो है नेटिव रेंडरिंग जो है वो कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ रिएक्ट की। और इसके साथ साथ हम इसके एडवांटेजेस को पढ़ते हैं। तो इसमें एडवांटेजेस ये हैं कि हमारे पास कॉस्ट इफेक्टिव है। तो अब स्मॉल टीम्स के जरिए जो है एक ही प्लेटफॉर्म यानी कि एक ही कोड बेस के थ्रू जो है दोनों प्लेटफॉर्म को एक्सेस कर सकते हो। डेवलपमेंट जो है आपकी फास्ट हो जाएगी। आपको जहाँ पे 1 मंथ लग रहा है आप 15 डेज के अंदर कवर अप कर सकते हो अपना कोड को। लार्ज कम्युनिटी सपोर्ट मिल जाती है, यानी कि आपको हर ट्यूटोरियल मिल जाएगा रिएक्ट नेटिव के ऊपर। आप कहीं पे भी एक्सेस करोगे डॉक्यूमेंटेशन आपको डिटेल में मिलेगी। तो ये चीज़ें जो है आपको इजीली वहाँ पे इंटरनेट पे अवेलेबल हैं। आप कोई भी आपको इशू आता है तो आप इंटरनेट पे कोई भी कम्युनिटी को एक्सेस करके अपने प्रॉब्लम जो है सॉल्व कर सकते हैं। कोड रीयूजेबिलिटी है कि आप अपना लॉजिक है, बिजनेस लॉजिक है, शेयर बिटवीन जितने प्लेटफॉर्म्स है वो आप यूज़ कर सकते हो दोनों प्लेटफॉर्म के ऊपर। जैसे कि नेटिव में नहीं आप कर सकते, लेकिन यहाँ पे आप कर सकते हो। नेटिव मॉड्यूल को एक्सेस करने के लिए हम जो है प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक जो कोड है उसमें हम जावास्क्रिप्ट दोनों को एक्सेस कर सकते हैं। वहाँ पे हम प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक कोड भी लिख सकते हैं। जैसे कि अगर हमने जावा के अंदर कोड भी लिखना है, कुछ टास्क है जैसे डायनामिक आइलैंड को हमने एक्सेस करना है,
नोटिफिकेशन सिस्टम है iOS के अंदर, तो तब हम अपना जो है नेटिव स्विफ्ट कोड भी लिख सकते हैं। वो हम कैसे लिख पाएंगे, क्योंकि रिएक्ट नेटिव का अगर हम प्रोजेक्ट सेटअप देखें तो वहां पे हमारे पास 2 फोल्डर अवेलेबल है, एक एंड्रॉयड का है और एक iOS का है। इसका मतलब ये है कि जो हम कोड लिख रहे हैं वो तो हम app.txt में लिख रहे हैं, यानी कि जो हमारा ये वाला कोड है। तो आप देख सकते हो हमारा जो प्रोजेक्ट सेटअप है वो भी हो चुका है और तमाम चीज़ें जो इंस्टॉल हो चुकी हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा जितना भी रिएक्ट कोड है वो यहाँ पे अवेलेबल है। हम जो भी कंपाइल करेंगे ये इन दोनों फोल्डर के अंदर शिफ्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। हमारा जो कंपाइलर होगा वो ऑटोमेटिकली इन दोनों फोल्डर में शिफ्ट करेगा। लेकिन यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिलता है कि अगर आप स्पेसिफिक कोड लिखना चाहते हो तो आप यहाँ पे ऐप वाले फोल्डर पे आओगे, यानी कि हम एंड्रॉयड में अगर लिख रहे हैं मेन फोल्डर और यहाँ पे जावा फोल्डर मेन एक्टिविटी, तो हमारी जो मेन एक्टिविटी है वो बेसिकली एंड्रॉयड का नेटिव कोड की यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट एप्लीकेशन होती है। तो यहाँ पे आप अपना जो जितना भी पैकेजेस वगैरह हैं अगर आप अपडेट करना चाहते हो वो आप अपडेट कर सकते हो। यहाँ पे जो भी अपने एप्लीकेशन कोड लिखना है स्पेसिफिकली, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन की गई है। लेकिन अगर आप यहाँ पे ऐड ऑन करना चाहते हो अपना कोड तो वो आप यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हो। जितने भी पैकेजेस वगैरह हैं जो आप इंस्टॉल करना चाहते हो एंड्रॉयड स्पेसिफिक कुछ भी आप ऐड करना है तो प्रॉपर एक सेटअप है। यानी कि इसका मतलब ये है कि जो एंड्रॉयड का नेटिव यानी कि टेम्पलेट होता है जिसके ऊपर हम एप्लीकेशन बनाते हैं जावा और कोटलिन की हेल्प से, वो पूरा सेटअप यहाँ पे दिया गया है। लेकिन उसके अंदर जो कॉन्फ़िगरेशन है वो रिएक्ट नेटिव की गई है ताकि अगर हमारा जो भी कंपाइल्ड कोड आता है वो इसके अंदर बिल्ड हो जाए, यानी कि इसके अंदर ऐड ऑन हो जाए। तो ऐसे सेम ही आपको iOS में भी मिलेगा। यहाँ पे आपको तमाम प्रोजेक्ट सेटअप मिलेगा, क्योंकि iOS का जो प्रोजेक्ट सेटअप होता है वो प्रीव्यू नहीं कर सकते यहाँ पे, तो वो उसके लिए हमें एक्स कोड के अंदर ही प्रीव्यू करना पड़ता है। तो वो डिटेल में आपको नहीं नजर आ रहा होगा, लेकिन जितनी भी चीज़ें हैं वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। कोड फाइल बेसिकली आपका कोड का फाइल है जहाँ पे आप कॉन्फ़िगरेशन करते हो कि भी कौन से प्लेटफॉर्म के लिए आपने डेवलप करना है, कौन कौन से पैकेजेस हैं, कहाँ से आपने डाउनलोड करना है, तो ये तमाम चीज़ें जो है आपको यहाँ पे मिल जाती है। तो ये यानी कि हमारे पास एडवांटेजेस हैं रिएक्ट नेटिव के अंदर। अब हम इसके डिसएडवांटेजेस पढ़ लेते हैं। अब इसके डिसएडवांटेजेस ये हैं कि सबसे बड़ा जो इसमें डिसएडवांटेज है वो इसकी परफॉर्मेंस का है। अगर आप कोई ऐसी एप्लीकेशन बना रहे हैं जिसके अंदर आपको एनिमेशन यूज़ करना है, हैवी कंप्यूटेशन अगर आपने यूज़ करना है, तो वहाँ पे आपका जो ब्रिज है वो आपको हैंडल नहीं कर पाएगा उसको, वो हमेशा ओवरलोडेड रहेगा और आपकी एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस है वो लो रहेगी। वो बैटरी पावर ज़्यादा कंज्यूम करेगा ओपन करने पे, उसके साथ साथ जो है आपका जितना भी टास्क है वो स्लो रेंडर होगा। वहाँ पे आपको एप्लीकेशन के अंदर लैग भी दिख सकता है, आपकी एप्लीकेशन क्रैश भी हो सकती है। तो ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। और इसके अलावा जो है लिमिटेड नेटिव मॉड्यूल्स, यानी कि जो थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज ने कंपनीज ने आपको एपीआईज प्रोवाइड की हैं आप उन्हीं को यूज़ कर पाओगे, अपनी आप डेवलप नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि अगर एंड्रॉयड वालों ने आज जो जैसे आप देखते हो अल्लाह कुछ 2 साल से ही आपको डायनामिक आइलैंड मिलता है iOS के अंदर, और इसके बाद जो है एंड्रॉयड के भी कुछ फीचर्स चेंज हुए हैं। हर साल जो है न्यू फीचर्स यानी कि एंड्रॉयड में आते हैं, तो वो जो है उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा रिएक्ट नेटिव के अंदर कि वो आपको मिले, यानी कि आप उसको यूज़ कर पाओ। तो उसके लिए आपको एपीआईज के लिए वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा, या उस टाइप की एप्लीकेशन बना पाओ जो लेटेस्ट यानी कि एंड्रॉयड के अंदर चल रही है। लेटेस्ट जो उन्होंने एपीआईज ऐड की हैं, फंक्शनलिटीज ऐड की हैं, जैसे कि थर्मल कैमराज हो गए, आप iOS के अंदर यूज़ करते हो, iOS के अंदर थर्मल कैमरा अवेलेबल है। इसके साथ साथ जो है वहाँ पे फेस आईडी जो है वो भी अवेलेबल है। तो फेस आईडी के जो कोर फीचर्स होते हैं वो आपको नहीं मिलते रिएक्ट नेटिव के अंदर। उसके लिए आपको थर्ड पार्टी की लाइब्रेरी अगर किसी ने डेवलप की है वो भी लिमिटेड, यानी कि जिस टाइम उसने डेवलप की होगी तो उसी टाइम के लिए अवेलेबल होगी। जो लेटेस्ट फीचर्स आएंगे अगर वो डेवलप करेंगे तो आप यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज आप यूज़ नहीं कर सकते। अपडेट एंड मेंटेनेंस जो है इसका थोड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि iOS के अंदर आपको सेपरेटली जो है अपडेट करना पड़ेगा। अगर आप एप्लीकेशन अपडेट कर रहे हो, फॉर एग्जांपल iOS के अंदर उन्होंने कोई पैकेज है, यानी कि कोई ऐसा पैकेज है जो कि उन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिया है, तो आपको वो अपनी एप्लीकेशन से रिमूव करना होगा। उसके लिए आपको बहुत सारे चैलेंजेस आ सकते हैं, आपकी पूरी एप्लीकेशन जो है उस पर डिपेंडेंट हो सकती है। अगर वो पूरी एप्लीकेशन उस पर डिपेंडेंट होगी तो आपका जो एप्लीकेशन कोड है वो वहाँ पे क्रैश भी हो सकता है। तो ये प्रॉब्लम आपको वहाँ पर आ सकती है। लर्निंग कर्व जो है नेटिव कोड का, तो यहाँ पे आपको वही प्रॉब्लम है कि नेटिव कोड के साथ इम्प्लीमेंटेशन करने में थोड़ा प्रॉब्लम आएगा, तो ये इसमें है। इसके अलावा अगर हम इसका यूज़ केस पढ़ें तो रिएक्ट नेटिव का सोशल मीडिया, ई कॉमर्स, प्रोडक्टिविटी एप्स, यानी कि इन तरह की एप्लीकेशन बनाने में हेल्प है आपको, यानी कि कर सकती है। क्रॉस प्लेटफॉर्म, यानी कि अगर आपने बनाना है तो वो भी आपको हेल्प करेगी।
क्विक एमपीवी यानी कि मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। अगर आप कुछ प्रोडक्ट अगर लॉन्च करना चाहते हैं और एक्चुअल यानी कि अपनी प्रोजेक्ट के लिए आपको वेट करना है, यानी कि अभी आपको वो नहीं अभी आप लॉन्च करें, आपकी कंपनी है सोशल मीडिया की, आप चाहते हो जल्द से जल्द जो है दोनों प्लेटफॉर्म पे आप एक्सेसिबल हो, तो आप इनिशियली जो है रिएक्ट नेटिव पे अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हो और आप बैकएंड पे अपना जो है रिएक्ट नेटिव का जो एप्लीकेशन है यानी कि एंड्रॉयड और आईओएस का, वो आप डेवलप कर सकते हो ताकि आप उससे अच्छा परफॉर्मेंस जो है वो गेन कर पाए पब्लिक के अंदर। और जो अभी के लिए इसमें टॉप एंड जो एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं वो इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, उबर ईट्स है और वॉलमार्ट, टेस्ला जैसी एप्लीकेशन जो है अवेलेबल है रिएक्ट नेटिव के ऊपर। इसका मतलब ये है कि रिएक्ट नेटिव का जो फ्रंट एंड है वो वहाँ पे अवेलेबल है। बैक एंड जो है वो जाहिर बात है इन एप्लीकेशन का डिफरेंट लैंग्वेजेस और डिफरेंट चीज़ों को यूज़ करके बनाया गया होता है, तो वो यानी कंप्लीटली रिएक्ट नेटिव का नहीं होगा। फ्रंट एंड जो होगा उसका वो रिएक्ट नेटिव पे अवेलेबल होगा और रिएक्ट नेटिव जो है वो फ्रंट एंड ही एप्लीकेशन है, बैक एंड के अंदर ये यूज़ नहीं होती। इसके अलावा जो इसके कोर फीचर्स हैं, कोर कॉन्सेप्ट है, उसके अंदर हमें कंपोनेंट को समझना होता है कि JSX जो हम बना रहे हैं तो वो एक कंपोनेंट है हमारा। यूआई के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो हमारे कंपोनेंट्स के अंदर आएंगे। टेक्स्ट, व्यू, इमेजेस और बटन, ये तमाम हमारे कंपोनेंट्स हैं, हम इनको रीयूज कर सकते हैं किसी भी स्टेट्स के अंदर। और इसके साथ साथ हमारे पास स्टेट को मैनेज करने के लिए अगर हमने यूज करना है तो वहां पे हमारे पास जो है प्रॉप्स अवेलेबल होंगे और विद इन कॉम्पोनेंट जो है हम अब स्टेट को अपडेट कर सकते हैं प्रॉप्स को शेयर करके। अगर हमने डाटा टेबल के अंदर कोई डाटा चेंज करना है तो हम यूआई के थ्रू जो है अपना प्रॉप शेयर कर सकते हैं डाटा टेबल कंपोनेंट के अंदर, तो वहां पे वो अपना जो है वो कोड जो है अपडेट कर पाएगा और आपका यूआई यानी कि फ्रंट एंड के ऊपर मोबाइल स्क्रीन के ऊपर यूआई जो है अपडेट हो जाएगा। स्टाइल शीट के लिए हम फ्लेक्सबॉक्स यूज करते हैं, सीएसएस की यानी कैस्केडियन स्टाइल शीट यूज करेंगे स्टाइलिंग के लिए, और जावास्क्रिप्ट बेस भी हम स्टाइल शीट यूज कर सकते हैं। और लेकिन मोस्टली जो है आप उसके अंदर जो है का यूज करते हो CSS का आप यूज कर सकते हो। नेविगेशन के लिए आपको लाइब्रेरी चाहिए होती है, रिएक्ट नेविगेटर लाइब्रेरी है जो कि आप राउटिंग क्रिएट करते हो, बॉटम नेविगेशन बार अगर आप बना रहे हो या फिर आप टैब्स बना रहे हो, जैसे व्हाट्सएप पे हमें टैब्स नजर आती हैं, 3 स्क्रीन 4 स्क्रीन के लिए टैब्स नजर आती हैं, अगर आप इस तरह के कुछ बना रहे हो तो उसके लिए आपको API चाहिए होगा सेपरेटली नेविगेटर के लिए। रिएक्ट नेविगेटर एक API है हमारे पास, वो हम यूज करते हैं जहाँ पे हम डिफरेंट यानी कि नेविगेशन जो है परफॉर्म कर सकते हैं। और प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक एपीआईज हैं, जैसे कि लोकेशन के लिए एपीआई एंड्रॉयड पे डिफरेंट होगी, आईओएस के लिए डिफरेंट होगी, कैमरा के लिए एंड्रॉयड पे भी डिफरेंट होगी और आईओएस के लिए दोनों के लिए डिफरेंट होगी। आपको तो दोनों यानी कि लाइब्रेरीज और एपीआईज को जो है कॉन्फ़िगर करना होगा। अगर हम इसमें फीचर्स की बात करें तो कोड रीयूजेबल जो है रिएक्ट में हमें हाईएबल यानी कि हाई परफॉर्मेंस हाई मिलता है, यानी कि हम 100% जो है कोड शेयर कर सकते हैं एंड्रॉयड और आईओएस के ऊपर। नेटिव के अंदर हम नहीं कर सकते ऐसा, नेटिव के लिए हमें दोनों कोड जो है सेपरेट ही लिखने पड़ते हैं। परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो मोस्टली एप्लीकेशन के लिए अच्छा है, लेकिन अगर हमारे एप्लीकेशन में अगर हमने कोई गेम बना रहे हैं तो उसमें हमें प्रॉब्लम आ सकती है। कुछ ऐसी एप्लीकेशन है जहाँ पे हमें डेटा साइंस के लिए कुछ कंप्यूटेशन करनी है तो वहाँ पे हमें प्रॉब्लम आ सकती है। नेटिव में ऐसा नहीं है, नेटिव में आप जितनी चाहें अपनी एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस जो है वो बढ़ा सकते हैं, क्योंकि वो आपका एंड्रॉयड और आईओएस का जो नेटिव ऑपरेटिंग सिस्टम है उसकी पावर को यूटिलाइज कर रहे होते हैं। डेवलपमेंट टाइम जो है वो रिएक्ट नेटिव के अंदर आपको शॉर्ट मिलेगा क्योंकि आप एक ही कोड लिख रहे हो, और नेटिव के अंदर आपको ज़्यादा मिलेगा क्योंकि आप दोनों दो सेपरेट कोड बेस लिख रहे हो। लर्निंग कर्व जो है इसमें ईजियर है क्योंकि जावास्क्रिप्ट का बेसिक नॉलेज जो आपको चाहिए होता है रिएक्ट नेटिव की एप्लीकेशन के लिए, लेकिन यहाँ पे आपको दोनों प्लेटफॉर्म के लिए स्पेसिफिक कोड लिखना पड़ेगा, उसकी लैंग्वेजेस को समझना पड़ेगा, इकोसिस्टम को समझना पड़ेगा कि वो कैसे वर्क कर रहे हैं। कम्युनिटी सपोर्ट जो है आपको रिएक्ट नेटिव के अंदर ज़्यादा मिलती है कि आपको हर दूसरा ग्रुप जो है रिएक्ट नेटिव और फ्लटर इस तरह के फ्रेमवर्क के ऊपर डिपेंड करता है, तो वहाँ पे आपको इसके बारे में हर चीज़ हर प्रॉब्लम के बारे में वहाँ पर सॉर्ट आउट किया गया। तो कंक्लूजन अगर हम देखें तो यहाँ पे बिजनेस आइडियाज़ और डेवलपर्स के लिए थोड़ा सा रैपिड तो है रिएक्ट नेटिव, लेकिन प्रॉब्लम वहीं पर आती है परफॉर्मेंस के ऊपर और प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स के ऊपर। इसके अलावा जो है आप रिएक्ट नेटिव को इजीली यूज़ कर सकते हो और इजीली इसका जॉब मार्केट भी आपको मिलेगा, लेकिन ये बहुत कंपटीशन वाला जॉब मार्केट है क्योंकि हर सेकंड डेवलपर जो है रिएक्ट नेटिव और फ्लटर पे काम कर रहा है, तो इसलिए आपको यहाँ पे ज़्यादा यानी कि एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ती है। अब किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है इसके रिलेटेड? इंट्रोडक्शन के रिलेटेड किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन आ रहा है?
सर अभी तो नहीं आ रहा, जब दोबारा पढ़ेंगे फिर अगर कोई होगा तो फिर आपसे पूछ लेंगे। ओके, तो ये मैं फाइल आपके लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, लेकिन अभी तो हमारा इंट्रोडक्शन था और आप लोगों ने जो है अपना सेटअप करना है। तो यहाँ पे जो सेटअप है हम उसको फाइल को जो है अब समझ लेते हैं कि भाई यहाँ पे फाइल जो है वो हम कैसे यूज़ करने वाले हैं और कॉन्फ़िगरेशन जो है वो हमारी कैसी चलेगी। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेते हैं। फिर जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर बेसिक हम एप्लीकेशन यानी कि बनाएंगे और उसमें हम कोड्स के बारे में समझेंगे। जैसे कि रिएक्ट के अंदर हमारे पास कंपोनेंट्स हैं, प्रॉप्स हैं और फ्रेगमेंट्स हैं। स्टेट मैनेजमेंट के लिए हम डिफरेंट चीज़ें यूज़ करते हैं, तो वो हम कैसे करेंगे और स्टाइलिंग हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, तो और अपनी एप्लीकेशन को बिल्ड कैसे करेंगे, तो उन चीज़ों के बारे में स्टडी करेंगे। तो अभी के लिए हम फोल्डर स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी कर लेते हैं। तो क्योंकि हम रिएक्ट नेटिव एक लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हैं और रिएक्ट नेटिव फ्रेमवर्क यूज़ कर रहे हैं, तो ये बेस करता है जावास्क्रिप्ट के ऊपर। तो जावास्क्रिप्ट को रन टाइम इन्वायरमेंट चाहिए होता है जो कि हमारा है नोड जेएस का। नोड जेएस हमारे पास एक रन टाइम एनवायरनमेंट है जो कि जावास्क्रिप्ट कोड को आपके ब्राउजर से बाहर रन करने में हेल्प करते हैं। यानी कि अगर आप जावास्क्रिप्ट कोड लिखते हो तो वो स्पेसिफिक ब्राउजर के अंदर ही रन होता है, लेकिन अगर हमने जावास्क्रिप्ट का कोड जो है ब्राउजर से बाहर रन करना है, क्योंकि मोबाइल एप्लीकेशन है तो वो वहाँ ब्राउजर नहीं होता हमारे पास। तो अगर हमें ब्राउजर से बाहर रन करना है तो उसके लिए हमें नोड जेएस चाहिए होता है, जो कि हमारे नोड मॉड्यूल्स के तौर पे हमारे पास फोल्डर इंस्टॉल होता है, जहाँ पे मैं तमाम पैकेजेस वगैरह जो हैं वो बेबल वगैरह के और जेएस के तमाम चीज़ें जो है यहाँ पे आपकी इंस्टॉल होंगी। और रिएक्ट नेटिव का जो फ्रेमवर्क है वो भी यहीं पे आपका इंस्टॉल होता है इसी के थ्रू। तो ये आपके पास यानी कि चीज़ें इसके अंदर ही इंस्टॉल होंगी, यानी कि जावा का जितना भी कोड होगा कंपाइलर जो है इसका आपको नोड मॉड्यूल्स में ही मिलेगा। इसके अलावा जो है आपके पास यहाँ पे पैकेज डॉट जेसन है। इसके अलावा जो है आपके पास पैकेट डॉट जेसन है, जो बेसिकली आपकी वो फाइल है जिसके अंदर आपके नोड जेएस और एप्लीकेशन की जितनी भी चीज़ें आप यूज़ कर रहे हो वो तमाम चीज़ें यहाँ पे आइडेंटिफाई की गई हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ पे बात करो, आपका प्रोजेक्ट का नेम, वर्जन नंबर और इसके बाद स्क्रिप्ट्स होती हैं। बेसिकली स्क्रिप्ट क्या होती हैं कि आपकी स्पेसिफिक एप्लीकेशन को स्टार्ट करने में हेल्प करता है। जैसे कि अगर आपने एंड्रॉयड एप्लीकेशन स्टार्ट करनी है तो आप एंड्रॉयड की स्क्रिप्ट को रन करेंगे। अगर आपने आईओएस की एप्लीकेशन स्टार्ट करनी है तो उसके लिए आप आईओएस की स्क्रिप्ट रन करेंगे। अगर आपने लिंटर रूल्स बेसिकली क्या होते हैं, आपकी एप्लीकेशन में जितने भी डिबग्स हैं, डिफॉल्ट सेटिंग्स इनकी सेट की गई हैं कि इन रूल्स के तहत आपने एप्लीकेशन बनानी है। अगर आप वो लिंटर रूल्स रन करना चाहते हैं तो आप रन कर सकते हो। और इसके साथ साथ जो है आपने स्टार्ट स्क्रिप्ट अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो आपकी ओवरऑल एप्लीकेशन को स्टार्ट करेगा, जो कि आपके लोकल सर्वर पे चलेगी। अगर आप टेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए टेस्ट स्क्रिप्ट होगी। फॉर एग्जाम्पल आप कोई एपीआई वगैरह आपने बनाई है क्योंकि आपने अपनी फिलहाल टेस्टिंग फोल्डर के अंदर रखा कि अब इसको टेस्ट करते हैं और फिर हम एक्चुअल जो है अपना कोड बेस रन करेंगे, तो उसके लिए आप टेस्ट स्क्रिप्ट होगी। डिपेंडेंसीज बेसिकली बोला जाता है कि जो हम इंटरनेट से जो कोड डाउनलोड करते हैं, जैसे कि हम रिएक्ट की बात करें तो वो लाइब्रेरी फेसबुक ने डेवलप की है, तो उसका जितना भी कोड है जैसे उन्होंने डेवलप किया वो सारा का सारा फेसबुक के पास है। अगर हम अपने प्रोजेक्ट में यूज करते हैं रिएक्ट की लाइब्रेरी को तो उसके लिए हमें उसको डिपेंडेंसी के तौर पे एज अ इंजेक्ट करना पड़ेगा। डिपेंडेंसी बोला जाता है कि आपकी क्लासेस को, किसी भी क्लास को दूसरी क्लास के अंदर इंजेक्ट करना, तो ये हमारी डिपेंडेंसीज होती हैं। यानी कि अगर हमने एक कोड कहीं से लिया है, फॉर एग्जाम्पल आपका कोई फ्रेंड है उसने कोड आपको शेयर किया है, तो वो बेसिकली आपको डिपेंडेंसी दे रहा है। जब वो कोड आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर ऐड कर ले तो उसका मतलब होता है डिपेंडेंसी इंजेक्शन, कि आपने उसको डिपेंडेंसी को इंजेक्ट कर लिया अपने कोड के अंदर, अब आप वो कोड यूज कर सकते हो। इसमें हमारे पास दो टाइप की डिपेंडेंसी होती है। एक होती है बेसिक डिपेंडेंसी, यानी कि जो आप यूज कर रहे हो, जिसमें यहाँ पर रिएक्ट और रिएक्ट नेटिव है। एक होती है डेव डिपेंडेंसी, जो कि अभी डेवलपमेंट के अंदर होती है, वो चल रही होती है कंटिन्यूसली, उसके वर्जन जो है अपडेट होते रहते हैं, तो वो डेव डिपेंडेंसीज के अंदर आते हैं। तो ये सेम नहीं होता है कि भाई दोनों होती डिपेंडेंसीज हैं, लेकिन कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है जो कि कंटिन्यूसली डेवलप हो रही है और उसमें वर्किंग जो है वो चल रही है। जैसे कि हमारे पास रिएक्ट है, वो स्टेबल वर्जन में एक बार जब आ जाती है तो उसके बाद वो अपडेट नहीं होती, उसके बाद जो है उसका मेजर वर्जन ही यानी कि अपडेट होता है। ऐसे ही हमारे पास जो है डेव डिपेंडेंसीज हैं जिसमें बहुत सारे, जैसे बैबल है। बैबल जो है आपका रिएक्ट का कोड जो है कन्वर्ट करता है जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो इसमें डिफरेंट है, बैबल कोर है, बैबल प्रेजेंट इन्वायरमेंट वेरिएबल है, रन टाइम है, आपने उसको प्रीव्यू करके देखना है। ऐसे ही वहाँ पर रिएक्ट नेटिव का कम्युनिटी है जो कि हम CLI के तौर पे यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डिफरेंट है आपके पास।
और जेस्ट जो है आपके पास टेस्टिंग के लिए यूज़ होता है। और टाइपस्क्रिप्ट है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट की जो सिस्टर लैंग्वेज है वो टाइपस्क्रिप्ट है। अगर हम जावास्क्रिप्ट की बात करें तो वो ज़्यादा स्ट्रिक्ट लैंग्वेज नहीं होती, लेकिन अगर हम स्ट्रिक्ट लैंग्वेज यूज़ करना चाहते हैं तो हम एक और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज हमारे पास है टाइपस्क्रिप्ट, जो कि बेस तो जावास्क्रिप्ट पे करती है, लेकिन इसमें एडिशनल फीचर्स अवेलेबल हैं, जैसे आपने टपल्स क्रिएट करने हैं या फिर आपने टाइप्स डेटा टाइप्स प्रोवाइड करनी है और इस तरह की चीज़ें जो आपने अगर ऐड ऑन करनी है अपने प्रोजेक्ट के अंदर, तो वो आप उसके लिए टाइपस्क्रिप्ट यूज़ करते हो। इंजन हम जो यूज़ कर रहे हैं, रन टाइम एनवायरनमेंट जो यूज़ कर रहे हैं वो हमारा नोड का है, क्योंकि नोड जैसे भी सारा कोड हमें रन करके हमें कंपाइल करके देने वाला है, और जितनी भी हमारी डिपेंडेंसी है ये इसी फोल्डर के अंदर है। अगर हम देखें तो नोड जेएस के नोड मॉड्यूल्स वाले फोल्डर के अंदर आपको मिलेगा पेबल भी है, ES लिंटर भी है, कम्युनिटी भी है, हैप्पी जो बेसिक होती हैं वो इसमें ऑलरेडी अवेलेबल होती है, लेकिन जो एडिशनल है वो आपके पास यहाँ पे रिएक्ट नेटिव जैसे हो गया, टाइप्स हो गया, टाइपस्क्रिप्ट हो गया, ये तमाम चीज़ें जो आपको यहाँ पे मेंशन हो रही हैं वो इस फोल्डर के अंदर ऑलरेडी अवेलेबल होगा। आपने इस फोल्डर में कुछ भी ऐसा नहीं है डिलीट नहीं करना, आपने इसको ओपन नहीं करना। ये जैसा आपको मैंने बताने के लिए है कि इसमें सारा कोड यानी कि लिखा गया हो। तो जो भी आप डाउनलोड करोगे, npm करते हो या npx करते हो, तो वो बेसिकली आपका जो कोड है वो डाउनलोड हो रहा होता है। वो डाउनलोड होने के बाद कहाँ पर आता है, नोड मॉड्यूल्स के फोल्डर के अंदर आता है। तो ये आपका पैकेट डॉट जेसन है, इसको भी आपने डिलीट नहीं करना। अगर आपने इसको डिलीट कर दिया तो आपकी एप्लीकेशन कभी भी रन नहीं होगी और उसका आउटपुट आप नहीं देख पाओगे और आपकी एप्लीकेशन में जो है एरर्स भी आना स्टार्ट हो जाएंगे। इसके साथ साथ जो है आपको डिफरेंट कन्फिग्रेशन मिलती है, जैसे अगर आपने टाइपस्क्रिप्ट यूज़ किए तो उसकी कन्फिग्रेशन आपको फाइल मिल जाएगी। और पैकेट डॉट जेसन लॉग फाइल है, इसको भी आपने नहीं एडिट करना, ये भी एज इट ही रहेगी और ये फ्रेमवर्क की बिल्ट इन फाइल होती है। और इसके साथ साथ आपके पास मेट्रो कन्फिग है। मेट्रो बेसिकली रिएक्ट का वो वॉचर है जो कि आपकी फाइल्स को वॉच करता है, उसमें जो भी एडिटिंग होती है उसको फिर प्रीव्यू करने में हमें हेल्प करता है। तो ये आपका वॉचर है एक टाइम का, जो कि आपका जितने भी प्रोजेक्ट फाइल्स होते हैं उसको वॉच करता है। तो ये उसकी कन्फिग्रेशन फाइल है, अगर हमें कुछ भी चेंज करना होगा तो हम यहाँ पे मेट्रो के फाइल के अंदर आके चेंज करेंगे। तो इसके अलावा हमारे पास है index.js की फाइल है, जहाँ पे हमारी एप्लीकेशन रजिस्टर्ड हो रही है। वो एप्लीकेशन कहाँ रजिस्टर्ड हो रही है, वो बेसिकली हमारे पास app.js के अंदर रजिस्टर्ड हो रही है। अब ये जो कोड हम लिख रहे हैं ये बेसिकली जा रहा है index.js के अंदर, यहाँ पे index.js के अंदर जा रहा है। तो जैसे ही हम जो भी कोड लिखेंगे वो app.js से आगे जैसे जाता जाएगा, उसके बाद वो आएगा एंड रिजल्ट जो है ना उसका, यानी कि जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो यहाँ पर है। यानी जो हमारे जितने भी कंपोनेंट्स हैं, फाइल्स हैं, वो इस फाइल के अंदर आएंगे। तमाम जावास्क्रिप्ट का कोड जो है इस फाइल के अंदर आकर कंपाइल होगा। यहाँ से फिर जो हमारा प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक जो ब्रिज है हमारा, वहाँ पे शिप यानी कि शिप किया जाएगा। यानी कि हमने एंड्रॉयड पे शेयर करना है तो वो एंड्रॉयड पे जाएगा, अगर हमने iOS पे शेयर करना है तो वो iOS पे जाएगा। तो यानी कि ये हमारा जो है स्टार्टिंग फाइल है, जहाँ से हमारा तमाम कोड जो है वो प्लेटफॉर्म पे जा रहा होता है, यानी कि ब्रिज के थ्रू प्लेटफॉर्म पे जा रहा होता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमने इंपोर्ट किया हुआ है /app। तो यहाँ से हम कंपोनेंट बनाना स्टार्ट करेंगे, यानी कि जो हमारा फर्स्ट कंपोनेंट है वो ये ऐप का कंपोनेंट है जो कि हमने यहाँ पर ऐड ऑन किया हुआ है। और इसके अलावा अगर हम ये हम अभी पढ़ेंगे थोड़ा सा और, लेकिन इसके अलावा अगर हम app.json की बात करें तो आप देख सकते हो app.json जो है आपकी एप्लीकेशन की कॉन्फ़िगरेशन है, जिसमें आप उसका नेम और उसका डिस्प्ले नेम, जैसे कि अगर हम कोई भी एंड्रॉयड एप्लीकेशन या आई एप्लीकेशन जो है वो ओपन करते हैं तो उसके आइकन के नीचे छोटा सा नाम नजर आ रहा होता है हमें, तो वो बेसिकली ये नाम है जो कि हम यहाँ पे सेट करेंगे। जैसे हम यहाँ पे ये नाम सेट करेंगे तो वहाँ पे हमें वो नाम डिस्प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके अंदर हम डिफरेंट आइकन्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, अपनी एप्लीकेशन का स्प्लैश स्क्रीन की भी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो यहाँ पे हम सेट कर सकते हैं, जो कि ऑटोमेटिकली जो है वहाँ पे प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक के ऊपर जाके सेट हो जाएगा। इसके अलावा जो हमारा वॉचमैन है उसकी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे सेट की गई है, ये ऑटोमेटिकली जनरेटेड फाइल होती है तो आपने इसको भी एडिट नहीं करना। ये prettier.js इसको भी इग्नोर करना है आपने। ये डॉट वाली जितनी भी फाइल्स है ना जिनके पहले डॉट लगा होता है, इसका मतलब है ये आपकी एक्सटेंशन कैशेज हैं, तो इनको आपने एडिट नहीं करना। अगर कोई स्पेसिफिक रीजन होगी तभी हम इनको एडिट करेंगे, अदरवाइज हम इसको एडिट नहीं करना। इसके अलावा हमारे पास वेंडर है। तो वेंडर बेसिकली हमारे पास क्या काम करता है कि जो भी आपका एक्सटर्नल पैकेजेस हैं, जैसे कि हमें iOS के लिए स्पेसिफिक पैकेज चाहिए, पिन के, जैम्स के, और ये तमाम चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे हमारे पास सेव हो रहा होगा, तो इसको भी आप एडिट नहीं करोगे। इसके अंदर आपका जो है वो वेंडर स्पेसिफिक जो प्लेटफॉर्म के लिए ज़रूरी है वो यहाँ पर ऐड किया गया है।
और आपने एंड्रॉयड और iOS के बारे में तो स्टडी कर लिया कि ये हमारे नेटिव फोल्डर्स हैं जिसके अंदर हमारी जो प्लेटफॉर्म के लिए एप्लीकेशन जा रही होगी। तो जब हम बिल्ड करेंगे तो वो बिल्ड होने के बाद इसी फोल्डर के अंदर हमें वो एप्लीकेशन शो होगी, APK फाइल और iOS फाइल जो है हमें इन्हीं 2 फोल्डर के अंदर ही शो होगी। अब हम सबसे पहले आ जाते हैं app.txt के अंदर। तो जो हमारा app.txt है इसके अंदर अगर हम समझें तो सबसे पहले अगर आपने कोई भी कंपोनेंट रीयूज करना है, जैसे कि अगर हमने कोई भी कंपोनेंट रीयूज करना है तो उसके लिए हमें इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा दूसरी फाइल से। तो ये बेसिकली आपका जावास्क्रिप्ट का जो कॉन्सेप्ट है एक्सपोर्ट मॉड्यूल एंड इंपोर्ट मॉड्यूल का, ये वही कॉन्सेप्ट है। अगर आपने जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज जो है वो बेसिक से पढ़ा है तो उसमें आपको एक्सपोर्ट मॉड्यूल और इंपोर्ट मॉड्यूल, तो ये दो वही आपको यहाँ पे मिल रहा है। इसके अंदर जो हमारे पास प्रॉप्स हैं वो बेसिकली हमारे कंपोनेंट के ऊपर नजर आ रहे होते हैं। जो कंपोनेंट के ऊपर पैरामीटर पास करते हैं उसको बेसिकली प्रॉप्स बोला जाता है। जो हमारे पैरामीटर्स हैं तो उसको प्रॉप्स बोला जाता है। अब हमारे कंपोनेंट क्या होता है? कंपोनेंट बेसिकली हमारा फंक्शन होता है जो कि हम जावास्क्रिप्ट में बनाते हैं, यानी कि जावास्क्रिप्ट जो भी फंक्शन है अगर हम उसको JSX में लिख रहे हैं तो वो हमारा क्या होगा? कंपोनेंट होगा जिसके अंदर हम अपना UI जो है बिल्ड कर रहे होंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे रिएक्ट JSX एलिमेंट है। तो JSX हमारे पास एक्सटेंशन है किसकी? जावास्क्रिप्ट की, जिसके अंदर हमने HTML और जावास्क्रिप्ट को कंबाइन करके एक एलिमेंट बनाया है जो कि दिखता तो हमारा बिल्कुल उसकी तरह है, HTML की तरह, लेकिन वो है जावास्क्रिप्ट का एक्सटेंशन। तो ये सिमिलर टू उसी के ये यहाँ पे आपको व्यूज मिलेंगे जो कि रिएक्ट के हमारे पास कंपोनेंट्स हैं। और इसके अलावा अगर आपने हेडिंग देनी है, पैराग्राफ यूज करना है, स्टेटस बार है, जो भी आपने स्क्रॉल बार है वो यूज करना है, वो तमाम चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी और आप में बेसिक चीज़ें भी आपको मिल जाएंगी। और इसके अलावा आप देख सकते हो यहाँ पे हमने पैडिंग्स वगैरह भी, वो स्टाइल शीट भी वो क्रिएट की है जिसमें हमने CSS की प्रॉपर्टीज, जैसे हमने CSS यूज करते हैं तो वो हम यहाँ पे ऐड ऑन कर रहे हैं। और यहाँ पे हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं ऐप को, जो कि हम यहाँ पे रिसीव कर रहे हैं इस फोल्डर के अंदर index.js के अंदर। तो ये हमारे पास यानी कि इस तरह जितनी भी फाइल्स होंगी वो हमारी लिंक्ड होंगी। अगर कोई फाइल लिंक नहीं होगी तो वो बिल्डिंग में भी नहीं आएगी और प्रीव्यू में भी में शो नहीं होगी, तो हमें उसको लाजमी शो करना। अब आज के लिए तो हमारा जो इंट्रोडक्शन था वो तो इतना ही था, जिसमें हमने बेसिक जो है वो प्रोजेक्ट फाइल सेटअप और इसके बारे में देखा। क्योंकि अभी मैं प्रीव्यू इस वजह से नहीं कर रहा क्योंकि मेरे भी यहाँ पे JDK के अंदर प्रॉब्लम है। वो आप कैसे चेक कर सकते हो? उसके लिए आपको एक कमांड रन करनी होगी। तो sudo आप टाइप नहीं करोगे, npx react हाइफन नेटिव और स्पेस देने के बाद आपने डॉक्टर लिखना। तो ये पासवर्ड भी आपको शो नहीं होगा, तो ये कुछ कॉन्फ़िगरेशन करेगा। तो अब ये आपके प्रोजेक्ट को, फाइल को और सिस्टम्स को चेक करेगा कि उसमें क्या क्या चीज़ें मिसिंग हैं जिसकी वजह से आपका जो कोड है वो रन नहीं हो रहा। तो ये वो चीज़ें आपको बताएगा यहाँ पे। तो 1 मिनट का प्रोसेस होता है यहाँ पे। जैसे प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद यानी कि आपको वो प्रीव्यू करके दिखाए। तो सबसे पहले उसने वार्निंग्स बताई हैं। ओके, तो वो कह रहे हैं कि आपका जो डेप डिपेंडेंसीज हैं उसमें रिएक्ट नेटिव जो CLI है वो लेटेस्ट वर्जन में नहीं है, तो फिक्स दिस। तो उसने बोला है कि आप अपना रिएक्ट का जो कोड है उसको अपडेट करें। तो हमें ये डिपेंडेंसी जो है अपनी ऐड करनी है। एक सेकेंड रुके, हमने एक मिस्टेक की है। तो बेसिकली हमें cd.demo प्रोजेक्ट में जाना था, तो वो मैं फोल्डर ओपन नहीं किया। तो स्पेलिंग आपने ठीक लिखनी है। अब हम दोबारा वो सेम कमांड जो है रन करते हैं। अब होपफुली जो है वो डायग्नोसिंग करना स्टार्ट कर देगा। तो आप देख सकते हो आपकी जो एप्लीकेशन को रन करने में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, वार्निंग्स हैं, वो आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं। जो ग्रीन है इसका मतलब है वो चीज़ें आपके पास इंस्टॉल्ड हैं। जो येलो है वो बेसिकली वार्निंग्स हैं, आप उसको इग्नोर भी करोगे तो कोई इशू नहीं। इसके बाद जो रेड है इसका मतलब है ये चीज़ें अवेलेबल हैं, जैसे कि ADB बेसिकली बोला जाता है एंड्रॉयड डेवलपमेंट बंडल को,
जो कि आपका एमुलेटर के अंदर आता है। तो ADB हमारा कॉन्फ़िगर नहीं है, क्योंकि मेरे पास एंड्रॉयड स्टूडियो तो इंस्टॉल्ड है, लेकिन फिर भी ये ADB जो है वो कनेक्ट करने को बोल रहा है, तो वो मुझे दोबारा करना पड़ेगा। इसके अलावा जो JDK वर्जन है, क्योंकि मेरे पास सिस्टम में बाय डिफ़ॉल्ट जो इंस्टॉल्ड है वो 23 वाला वर्जन है, लेकिन इसको जो रिक्वायर्ड चाहिए वो 17 से लेके, यानी कि 17 वर्जन से लेके 20 वर्जन तक चाहिए। तो ये आपको चेंज करना पड़ेगा। और इसके साथ साथ एंड्रॉयड स्टूडियो आपके पास ऑन है, और SDK पाथ्स जो है उसका, तो उसके लिए आपको एंड्रॉयड होम का वेरिएबल क्रिएट करना होगा। क्योंकि मेरे पास यहाँ पे मैक OS है, तो वो मैं आपको ओपन करके नहीं दिखा सकता, लेकिन आपने सिस्टम इन्वायरमेंट वेरिएबल के अंदर एक पाथ सेट करना है, जिसका आपने वेरिएबल नेम सेट करना एंड्रॉयड होम, और उसके अंदर आपने एंड्रॉयड SDK पाथ। तो एंड्रॉयड SDK पाथ बेसिकली आपका क्या होगा, अगर आप एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल कर लेते हो, आपने एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल कर लिया है, तो जैसे आपने एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल किया है, तो आपने कहाँ पर आना है, ये सेटिंग वाले आइकन पे क्लिक करना है, SDK मैनेजर पर आना है। जैसे आप SDK मैनेजर पर आओगे, इसके बाद आपको एंड्रॉयड SDK के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पे ये अगर आपको ये ना मिल रहा हो तो लैंग्वेज एंड फ्रेमवर्क के टैब के अंदर होगा ये। तो यहाँ पे एंड्रॉयड SDK, तो SDK लोकेशन, तो ये आपकी लोकेशन है। आप इसको एडिट भी कर सकते हो, ऑप्टिमाइज भी कर सकते हो, और आपने जैसे इसको कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद एंड्रॉयड होम के अंदर जो है वो पाथ जो है आपने ऐड ऑन कर लेना। तो ये सिस्टम इन्वायरमेंट के अंदर आपने ऐसे ऐड करोगे। इसके अलावा जो एंड्रॉयड SDK वर्जन जो है वो आपको चाहिए 35। तो ये अपने वर्जन जो है वो एंड्रॉयड SDK बेसिकली आपका जो, ये भी सेम ऐसे ही है कि आपने अपना SDK मैनेजर पे, यहाँ पे जो एंड्रॉयड SDK टूल्स हैं यहाँ पर आना है, और एंड्रॉयड SDK बिल्ड टूल 35 ये इंस्टॉल करना है। अभी मेरे पास इंस्टॉल्ड है, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन नहीं की गई, क्योंकि मैं नेटिव डेवलपमेंट करता हूँ, रिएक्ट नेटिव में ज़्यादा यूज़ नहीं करता। तो क्लाइंट्स वगैरह वर्क करने के लिए एंड्रॉयड का जो है नेटिव वाला जो कोड है वही मैं लिखता हूँ, तो इसलिए वो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग तो मेरे पास सेव है अगर आप एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर वर्किंग करें। लेकिन रिएक्ट नेटिव चूँकि हमारे पास सिस्टम के इन्वायरमेंट को यूज़ करेगा, डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन को नहीं यूज़ करेगा, तो उसके लिए हमें सिस्टम इन्वायरमेंट वेरिएबल के अंदर तमाम चीज़ें दोबारा से कॉन्फ़िगर करनी पड़ेंगी, तभी हमारा जो है कोड रन होगा। तो ये भी आपको यानी कि अपना सेट करना पड़ेगा कि आप एंड्रॉयड SDK का 35 वर्जन जो है वो यूज़ करें। इसके साथ साथ जो है आपको अगर iOS को नहीं यूज़ कर रहे होगे तो इसको इग्नोर करना, बाकी आपका ये प्रॉब्लम जो है वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो फिर आप यानी कि अपनी कमांड जो है रन कर सकते हो। उसके लिए आपको npx रिएक्ट नेटिव रन एंड्रॉयड या iOS दोनों में से कोई भी एक कमांड जो रन कर। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है मैं ये सॉर्ट आउट कर लूँगा, फिर हम जो है अपना जो प्रोजेक्ट्स हैं वो स्टार्ट करेंगे। आज के लिए जो था वो इतना ही टॉपिक था हमारा, कि हमने इंट्रोडक्शन और प्रोजेक्ट फाइल्स के बारे में स्टडी करना था। फिर नेक्स्ट जो है वो हम अपना इसको यूज़ करेंगे और एप्लीकेशन, सिंपल एप्लीकेशन को बिल्ड करेंगे, और जो जो चीज़ें हमें चाहिए उनके बारे में समझेंगे, जैसे कि हमारे पास स्टाइलिंग है, कंपोनेंट्स हैं, और प्रॉप्स हैं, स्टेट मैनेजमेंट सिस्टम है, और एप्लीकेशन को बिल्ड कैसे करना है, उसके बाद आउटपुट कैसे देखना है, उसका हॉट लोडिंग के बारे में हमने समझना डीपली कि हॉट लोडिंग कैसे वर्क कर रही है। तो ये सारी चीज़ें हम उसको एनी क्वेश्चन? सर मेरा क्वेश्चन है, जी, CLI सेटअप और जो एक्सपो का हमने किया हुआ सेटअप, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? CLI का सेटअप जो है आपका लाइव बिल्डिंग के लिए आपको प्रॉब्लम, यानी कि जो आप एप्लीकेशन बिल्ड करो एंड्रॉयड की, iOS की, तो वहाँ पे आपको नेटिव जो है ना बिल्ड करके देगा एप्लीकेशन CLI के अंदर। यानी कि अगर आप एक्सो में करते हो ना, तो वहाँ पे आपको सिर्फ जावास्क्रिप्ट कंपाइलर तक ही कोड मिलेगा। यानी कि जो हमारा रिएक्ट का कोड होता है ना, JSX जो कोड होता है, वो बैबल के थ्रू कंपाइल होने के बाद जावास्क्रिप्ट में आएगा, लेकिन वो उसके आगे शिप नहीं होगा एंड्रॉयड के ऊपर। लेकिन एक्सपो में हमारे पास फीचर अवेलेबल होता है कि हम उसको लाइव प्रीव्यू तो देख सकते हैं, लेकिन APK नहीं बनेगी हमारी। तो यहाँ पे CLI के अंदर हम जो प्लेटफॉर्म के लिए एप्लीकेशन बना रहे हैं, उसको हम एक्चुअल में टेस्ट कर रहे हैं कि वो एक्चुअल में कोड वो कॉन्फ़िगर हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। लेकिन एक्सपो के अंदर सिर्फ हमारा फ्रंट एंड तक ही कोड रहेगा कि भी हमने सिर्फ कोड लिखा है, उसका लॉजिक बिल्डिंग की है, लेकिन अभी हमने उसको कॉन्फ़िगर नहीं किया अपनी नेटिव कोड के साथ कि हमारा एप्लीकेशन की कोड के साथ कैसे काम। सर ये सेटअप करना कंपल्सरी तो नहीं है, एक वीक के लिए हम वो एक्सपो के लिए एक्सपो वाले सेटअप से करें प्रैक्टिस? हाँ इस तो भी हाँ, आप कर सकते हो। आप एक वीक के लिए अगर आपने करना है तो वो आप कर सकते हो उसमें।
वो CLI वाला तो मैंने इसलिए किया क्योंकि मेरा खुद का वो कॉन्फ़िगर नहीं था, तो मैंने क्योंकि अभी क्लास स्टार्ट होने से पहले ही इंस्टॉल किया था इसको। तो जैसे ही मैंने इसको चेक किया तो वो कॉन्फ़िगरेशन नहीं थी, क्योंकि मेरे पास JDK जो था, क्योंकि हम नेटिव एंड्रॉयड के अंदर JDK जो यूज़ कर रहे हैं वो 23 वाला वर्जन यूज़ कर रहे हैं। अब इसको चाहिए 20 वाला वर्जन, तो मुझे अपना पूरा JDK जो अनइंस्टॉल करना पड़ेगा। फिर उसके बाद मैं 17 वाला वर्जन इंस्टॉल करूँगा। फिर मेरी जो नेटिव कोड है, जो मैं अपना कोड की क्लासेस के लिए यूज़ कर रहा हूँ, तो वहाँ पे प्रॉब्लम आ जाएगी मुझे, क्योंकि वो हम वहाँ पे जो है 23 वाला वर्जन यूज़ कर रहे हैं, बिल्कुल लेटेस्ट वाला वर्जन जो है वो यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमने न्यू फीचर्स को है वो यूज़ करना है वहाँ पे। तो ये प्रॉब्लम आती है रिएक्ट नेटिव और आपका नेटिव प्लेटफॉर्म कोड के ऊपर। तो ये वीडियो जो है हमने रिकॉर्ड कर लिया है, तो इसको हम यूट्यूब पे शेयर कर देंगे, उसका लिंक जो है वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो अगर आपने बाद में वॉच करनी है तो आप वॉच कर सकते हो। इसके अलावा जो है जो डॉक्यूमेंट मैंने बनाया है वो भी आपको मैं PDF में शेयर कर दूंगा ग्रुप के अंदर, और उसके लिए जो CLI के लिए कमांड्स हैं तो भी मैं उस PDF में ऐड कर दूंगा, तो आप वहाँ से देख सकते हो कि किस कमांड के थ्रू आपने प्रोजेक्ट इंस्टॉल करना है, और डॉक्टर वाला जो है वो आपने कैसे चेक करना है, और आपने एप्लीकेशन को रन कैसे करना है, तो वो चीज़ें आप कर ली। वो भी कमांड जो है मैं वहाँ पर ऐड कर दूँ, तो वो PDF में आपको मिल जाएगा। तो नेक्स्ट जो सेशन होगा, अब कल आपकी क्लास है 11 बजे कोई यूनिवर्सिटी की। तो नहीं है, डॉक्टर की से ज़्यादा पता है। चलिए ठीक है, मुझे आप अपडेट कर दीजिएगा जैसे ही अगर कोई क्लास ना हो तो। अदरवाइज जो है ना हम 11 बजे क्लास स्टार्ट करेंगे, ताकि जो है अगर हम कुछ डिले भी हो तो फिर हम उसको सॉर्ट आउट कर सकें। ओके सर। ठीक है, चलें फिर अब हम इसको एंड करें। अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो, अगर कोई क्वेश्चन करना चाहता है तो 4 मिनट लास्ट रहते हैं, तो वो पूछ सकते हैं, उसके बाद सेशन एंड हो जाएगा। सर इसका कोई फ्रेमवर्क रिएक्ट नेटिव में? CSS का जो फ्रेमवर्क है वो रिएक्ट नेटिव में नहीं होता, लेकिन जो हम CSS यूज कर रहे हैं ना जी उसके अपने फ्रेमवर्क्स हैं जो कि हम इनबिल्ड कर सकते हैं, क्योंकि हम Node.js का एनवायरनमेंट यूज कर रहे हैं, तो वो इजीली हम जितने भी नोड के पैकेजेस हैं वो तमाम हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। जैसे वेब के लिए हम टेलविंड और बूटस्ट्रैप यूज करते हैं, तो यहाँ हम अभी सिंपल यूज कर रहे हैं ना CSS। नहीं, आप इसमें टेलविंड यूज कर सकते हो। आप क्योंकि हम Node.js का एनवायरनमेंट यूज कर रहे हैं, मैं बताना चाह रहा हूँ कि Node.js का हम एनवायरनमेंट यूज कर रहे हैं ना, इसमें आप तमाम वो चीज़ें यूज कर सकते हो जो कि आप वेब में यूज कर रहे हो ऑलरेडी। अगर आपने डेटा टेबल वाला पैकेज यूज कर रहे हो, आप शेडसिम यूज कर रहे हो, आप कोई भी पैकेज यूज कर रहे हो, वो तमाम चीज़ें आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। प्रॉब्लम कुछ पैकेजेस के अंदर आएगी जहाँ पे कुछ बेसिक नेसेसिटी की ज़रूरत होती है कॉन्फ़िगरेशन की, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आता है। अदरवाइज आप जितने भी पैकेजेस यूज कर रहे हो ना नोड के अंदर, वो तमाम यहाँ पे आप कर सकते हो, क्योंकि बेबल वहाँ पे भी सेम है हमारे पास, यहाँ पे भी सेम है हमारे पास। यानी कि समझ लो कि 90% हम यूज कर सकते हैं, 10% जो है वो हमारा किसी में प्रॉब्लम आएगा, बाकी हम 90% इजीली हम यूज कर सकते हैं। ओके और किसी का कोई क्वेश्चन हो? चलें ठीक है, हम एंड करते हैं इसी सेशन को यहीं पे, और अब हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। बाकी जो रिसोर्सेज हैं वो आपको ग्रुप में मेंशन हो जाएंगे, वहाँ से आप देख सकते हो। और नेक्स्ट सेशन जो है हमारा कल 11 बजे होगा, अगर कोई क्लास ना हुई तो। अदरवाइज फिर हम टाइम डिसाइड करेंगे जैसे आपकी यानी कि वहाँ से क्लास एंड होगी। ठीक है, अब आप जो है वो सेशन लीव कर सकते हो। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।